जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की और करंट अफेयर की क्लास में आज फिर हम कुछ नए करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ गए हैं। आज है तारीख 10 तारीख और आज है ह्यूमन राइट डे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? आज है ह्यूमन राइट डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये अमेरिका का एक प्रसिद्ध अवार्ड है और इस बार इसको किसने जीता है? तो ये जीता है अनंत अंबानी ने। अनंत अंबानी का पर्यावरण के लिए जो प्रेम है और जो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक अमेजिंग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उनके लिए, तो उसके चलते अनंत अंबानी को ये अवार्ड दिया गया है। अनंत अंबानी, इनको आप जानते ही हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया जो कि अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, अनंत अंबानी हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर by Global Human Society, marking a significant milestone for इंडियन कंजर्वेशन लैंडस्केप। है ना, इनके पास अपना एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है जो कि ये इन्होंने खुद जनरेट कर रखा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आती हूँ, बिकम द सीईओ ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किस भारतीय को दिया गया? है ना, पहली बार काफी टाइम के बाद ये भारतीय को दिया गया है सीईओ ऑफ द ईयर। सत्य नंडेला, संजय पुरी, नील मोहन और चैतन्य देसाई। तो इसका आंसर है नील मोहन। नील मोहन बिकम द सीईओ ऑफ द ईयर 2025। है ना, इसे ध्यान रखिएगा, ये है नील मोहन और वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। ये इंडिया के ओरिजिन के हैं और यूट्यूब के सीईओ बने थे और टाइम मैगजीन ने इन्हें सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया। किसने? टाइम्स ने। ठीक है, टाइम्स की लिस्ट में आए हैं, तो ये बड़े व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा, नील मोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा आधव। बाबा आधव पास रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? है ना, तो बाबा आधव का हाल फिलहाल में निधन हो गया। ये बहुत बड़े व्यक्ति थे। इनके निधन पर हर बड़े नेता से लेकर हर बड़े व्यक्ति ने चर्चा की है और इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था सोशल वर्क। सोशल वर्क मतलब समाजकार, समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किया। बाबा आधव की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और मोदी जी से लेकर काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने इनके पास अवे होने पर, इनकी डेथ पर शोक जाहिर किया। है ना, और इस वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए है ना। तो सोशलिस्ट लीडर बाबा आधव पास अवे ऑन मंडे इवनिंग एट द एज ऑफ 95। ही इज सर्वाइव बाय हिज वाइफ शिलाती एंड सन असीम एंड अंबर। है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। और उनके बच्चे जो हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, इनके साथ हैं। है ना, और देखा जाए तो ये एक बड़े चर्चित व्यक्ति है। बाबा आदेव को देखिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर तो नहीं लेकिन छोटे छोटे लेवल के लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। है ना, इस वजह से जब इनकी डेथ हुई तो जो भी लोकल लेवल पर इनके आसपास जो भी छोटे लेवल पर काम करने वाले लोग थे उन्होंने एक दिन तक अपना काम बंद कर दिया। है ना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट जेन जी पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया ओपन इन विच स्टेट? है ना, भारत का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस भारत के किस राज्य में खुला है? तो ये है आंसर केरला। केरला ने पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस खोल दिया है। देखिए, इसका इनॉग्रेशन हुआ। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक पोस्ट ऑफिस है, ऐसा पोस्ट ऑफिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया पोस्ट inaugurated the first of its kind Gen Z post office for the extension counter as CMS College Kottayam, Kerala, redefining how the new generation interact with the essential postal service. The facility was inaugurated by Shri NR Giri, Director of Postal Services, Kerala Central Region। तो इसे ध्यान रखिएगा, जेन सी का ये पहला अपने आप में बना हुआ नया पोस्ट ऑफिस है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, When did the वंदे मातरम become the national song? वंदे मातरम को लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म चल रही हैं। है ना, पक्ष विपक्ष दोनों अपना मुद्दा साधने के लिए वंदे मातरम सॉन्ग का काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने की तैयारी हो रही है, बंगाल में आगामी चुनाव आने वाला है, तो इसके चलते वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल कट रहा है ना। फिलहाल इसमें कोई बवाल की बात नहीं है, वंदे मातरम हमारा एक नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, तो अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है? वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया? 1950 में। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वंदे मातरम को हमने बैकएंड किया हो, पीछे ले गए हो, बल्कि वंदे मातरम हमेशा हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड का विषय बना रहा है ना। तो कभी भी कोई भी सरकार रही हो उसने वंदे मातरम को हमेशा प्रमोट किया है।
है ना। हमारे पास एक नेशनल सॉन्ग है, एक नेशनल एंथम है और एक हमारा नेशनल फ्लैग है। इन सब को हमने अलग अलग दिन 1950 में अडॉप्ट कर लिया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम ध्यान करते हैं तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है, ठीक है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, कहाँ से रिलेट करते हैं? बंगाल से। आप देख सकते हैं इन्होंने वंदे मातरम ये पूरा सॉन्ग लिख रखा है। ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया गया है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है आनंद मठ, जिसको इन्होंने 1875 में कंपोज किया था और 1882 में इसे पब्लिश किया था। और फिर लेटर ऑन कांग्रेस के जो सेशन हुए उनमें कांग्रेस ने इस गीत को अपना एक गीत बनाया, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले गाया भी। तो ये सब चीज़ें जो वंदे मातरम के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज से नहीं चली यार, इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो हम इसको दबा नहीं सकते। बल्कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया गया एक गीत था। इनिशियली ये जो गीत था ये एक बुक आनंद मठ से लिया गया, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सन्यासी लोगों ने जो विद्रोह किया था किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस पर आधारित थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा में आ रही, तो इसके चलते हमने इस पर एक क्वेश्चन बना दिया कि हो सकता है कि कल को आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 का समय था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग भारत का घोषित किया और नेशनल एंथम जो था हमारा जनगण मन घोषित किया गया। तो दोनों के अक्सर पेपर में जीके के पार्ट से दोनों का कंपोजर पूछे जाते हैं। तो इसके कंपोजर तो आपको मैंने बता दिया। नेशनल एंथम का कंपोजर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा हु डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग, है ना। हमारा जो झंडा आप देखते हैं ना, तिरंगा झंडा, उसकी डिज़ाइन किसने तैयार की और हमने इसको कब एडॉप्ट किया, किस ईयर, किस डेट को, तो ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद स्टेटेड दैट सॉन्ग शुड बी ऑनर्ड इक्वली विद द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोली थी और वो हमेशा चलती चली आ रही है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? अभी हाल फिलहाल में नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड अलग अलग रीजन के लोगों को अलग अलग क्षेत्र के लिए दिया गया, और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टेक्सटाइल, फाइनेंस की एक्सटर्नल अफेयर। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ये संचालित है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिए। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हर साल ये दिया जाता है। और आपका शिल्प गुरु अवार्ड अभी रिसेंटली इसमें एक और ऐड हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई, आज का दिन किसके नाम है? ह्यूमन राइट डे। तो व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2025? तो ह्यूमन राइट डे 2025 की थीम क्या है? हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि मानव अधिकार के लिए भारत में काम करती है। 1993 में ये इस्टेब्लिश हुई, इसे ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ पर ह्यूमन राइट डे की थीम अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? इसमें आंसर होगा ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल। ये इस बार की थीम है, इसे मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे या नॉर्मल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। आवर एसेंशियल, आवर एवरीडे एसेंशियल इस बार की थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? तो भैया हर साल हम 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाते हैं। मतलब कल हमने मनाया वर्ल्ड एंटी करप्शन डे, है ना, सॉरी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हमने कल मनाया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी थीम क्या थी। सब लोग कमेंट में मुझे थीम बताइएगा। थीम बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। हमने 2003 से इस डे को मनाना शुरू किया ताकि करप्शन के खिलाफ हम एक जंग छेड़ सकें और करप्शन को सिस्टम से कम कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? SIR को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। आई होप कि ये सब लोगों ने SIR भर दिया होगा। फिलहाल आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो NDA की तैयारी कर रहे हैं उनका तो अभी नाम ही नहीं आया होगा वेटर लिस्ट में, क्योंकि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी है। मतलब जो बच्चा 18 साल की उम्र गेन कर लेगा
वो वोटर लिस्ट में नाम जब पा पाएगा। तो अभी तो बहुत सारे बच्चे आप में से नहीं आए होंगे, जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका नाम, और उनको इस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है ना। तो एसआईआर की बात करें तो हमारे भारत राज्य का पहला राज्य जिसने अपना 100% एसआईआर अचीव कर लिया है, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें आंसर है राजस्थान। राजस्थान में टीना डाबी जो आईएएस ऑफिसर है, उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उन्होंने 100% डिजिटलाइजेशन अचीव कर लिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसआईआर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ द वोटर लिस्ट अंडर एसआईआर। मोर देन 97% वोटर मैपिंग कंप्लीटेड, ओनली 3% वोटर नीड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस। तो भैया बहुत आसानी से सारा काम हो गया है, तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया। ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। और रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द पर्व टू कर मिसलीडिंग रिटर्न क्लेम्स, है ना। तो भैया जो रिटर्न के मिसलीडिंग क्लेम्स है उनको ख़त्म करने के लिए पर्व नाम का जो एक ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? पर्व कैंपेन किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो सीबीआई, ईडी, सेबी या आरबीआई? तो इसका आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रोल आउट द पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी और पर्व एज अ टेक बेस्ड सिस्टम टू चेक क्लेम अबाउट द पास रिटर्न। द प्लेटफॉर्म विल क्रिएट अ स्टैंडर्ड वे टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस एंड विल लीव अ डिजिटल ट्रेल फॉर एवरी क्लेम। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने से लेकर उससे रिलेटेड जो भी क्लेम चीज़ें हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है? सेबी। तो सेबी कब बना? 1992 में बना। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। कमेंट में बेटा सब लोग इसका हेडक्वार्टर बताइएगा। तो ये तो हो गया आज की टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, इसी तरह के डेली की टॉप न्यूज़ क्वेश्चन के फॉर्म में बताता रहूँगा। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, है ना। डिफेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ अंत में मैं आपको बता दूँ, आज है 10 नवंबर और आज आने वाला है एनडीए का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, और एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दोनों का नोटिफिकेशन आज ही आने वाला है। तो शाम तक वेट करिए, हम इसकी पूरी डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। जय हिंद।